हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से लेसन नंबर 3 के ऊपर। लेसन नंबर 2 तक की वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए, ठीक है। और हमेशा कोशिश ये करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स, ठीक है, सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते हुए चले। आई बात समझ में? अब आते हैं आज की वीडियो पे। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 और यहाँ पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें भाई, जितना ज्यादा हो इस वीडियो को शेयर कर दे, खासकर जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट का। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और जिन्होंने पहले से कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। आई बात समझ में? और जितनी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ेंगे उतनी तेजी से मैं वीडियोस बनाऊंगा, खासकर इन दो सीरीज के ऊपर, इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा जो हमारा चल रहा है बेसिक या फिर इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर जहां पे हम बात कर रहे हैं पहले लेसन नंबर जो 3 हमारा फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये हमारा लेसन नंबर 3 है। अब पढ़ते हैं पहले इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ने का मौका मिलेगा हमें इस कंप्लीट लेसन के अंदर। और कुछ टॉपिक्स प्रीवियस वीडियोस के भी होंगे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, ठीक है, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को, और भी उसको और डीप में पढ़ेंगे हम इस लेसन के अंदर। देखते क्या क्या पढ़ना है। पहला क्या है, टू असेस सेवरल कैटेगरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि पहले हमें देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके अफेक्ट कैसे होते हैं, उसे हम लोग खत्म कैसे कर सकते हैं, ये सब हमें समझना होगा। दूसरा, टू इवेल्युएट द डेफिनेशन ऑफ नोटेशन ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको भी हमें समझना होगा और डीप में इस लेसन में। मतलब ऑलमोस्ट जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है ना, इसमें वो ज्यादा है। और एक टॉपिक जो इमर्ज होकर आएगा इस लेसन के अंदर वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम काफी डीप में स्टडी करने वाले हैं इस लेसन के अंदर, वो भी फिलिप्स कर्व जो है ना, ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हमारी हेल्प करेगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो तीसरा है टू डेमोन्स्ट्रेट अ कनेक्शन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमें बिल्ड करना है कनेक्शन किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। दूसरा, रिलेशनशिप क्या होती है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। और ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सोशो इकोनॉमी के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर मैं अपने बात करूं एक हमारे इकोनॉमी की सबसे बड़ी अगर मेजर प्रॉब्लम्स की बात करूं तो वो दो प्रॉब्लम्स यही हैं, एक इन्फ्लेशन जो लगातार बढ़ रही है, दूसरी है अनएम्प्लॉयमेंट जो भी लगातार बढ़ रही है। आई बात समझ में? फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, फोर्थ टॉपिक, टू इलुस्ट्रेट द आइडियाज ऑफ रैशनल एंड अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस। इसका मतलब क्या है कि रैशनल और अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। अब बात ये रैशनल और रैशनल का मतलब क्या होता है, समझदारी, ठीक है। एक होता है एक्सपेक्टेशन कि मुझे जो मिले तो सीधा 1 करोड़ रुपए की मिले, 1 करोड़ से नीचे तो मैं काम ही नहीं कर सकता पर मंथ, वो भी। तो भाई रैशनल एंड अडैप्टिव एक्सपेक्टेशंस लेके चलना चाहिए एक प्रोड्यूसर को भी और एक कंज्यूमर को भी। ना तो प्रोड्यूसर अपनी लिमिट अपनी औकात से फालतू सोचे, ना कंज्यूमर अपनी लिमिट और अपनी औकात से फालतू सोचे। आई बात समझ में? यहां पे सोचने का मेरा मतलब ये है कि देखो अगर आप सोचते उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोचने के पैसे लगते नहीं है, ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि स्टेप्स तो आपको देखने पड़ेंगे ना, उसे कंप्लीट कैसे करना है। तो वही बात प्रोड्यूसर को भी सोचनी चाहिए और वही बात कंज्यूमर को भी ध्यान रखनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या आता है, टू डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, यानी कि हमें फिलिप्स कर्व समझना होगा, दो तरह के होते हैं, वो भी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। आई बात समझ में? उसमें शिफ्ट कैसे आता है वो भी हम समझेंगे इसी लेसन के अंदर। और सिक्स्थ और हमारा आखिरी टॉपिक जो हम इस कंप्लीट लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं वो ये है, टू कंसोलिडेट द फिलिप्स कर्व्स कंट्रास्टिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म शेप्स, यानी कि हमें दोनों में रिलेशन समझना होगा कि शॉर्ट टर्म में फिलिप्स कर्व में क्या होता है और लॉन्ग टर्म में फिलिप्स कर्व में क्या होता है, और वो हमारी इकोनॉमी को कैसे शेप देता है वो हम समझेंगे। आई बात समझ में? अब आते हैं इस लेसन नंबर 3 के इंट्रोडक्शन की। आई बात समझ में? अब देखते हैं क्या है, हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। पहला है इन्फ्लेशन। जिन्होंने इन्फ्लेशन वर्ड पहली बार सुना है तो मेरे भाई पता नहीं तुम कैसे इकोनॉमिक्स लेके बैठे हो, जिन्होंने इन्फ्लेशन वर्ड पहली बार सुना है। इन्फ्लेशन वर्ड जो है वो 11वीं 12वीं और खासकर रियल लाइफ में यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महंगाई, है ना। इन्फ्लेशन लगातार राइज कर रहा है, लगातार बिना रुके, ठीक है, राइज करता जा रहा है। और उसके बहुत से रीजंस हैं, जिसमें से कुछ रीजंस तो हम बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स, जहां पे क्या बढ़ जाते हैं,
गुड्स की कीमत बढ़ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रेफर टू एज इन्फ्लेशन। जब किसी भी गुड्स किसी भी सर्विसेज के रेट बढ़ जाएं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे, ठीक है, आप लोग देख रहे हो जो चीज पहले काफी चीप रेट में मिलती थी वो अब काफी महंगे रेट में मिलती है, ठीक है, इसी को हम टर्म दे दें यहाँ पे किसका, इन्फ्लेशन का। उसके रीजंस क्या है, चलो दो रीजन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात, हर आदमी चाहता है उसकी सैलरी बढ़ जाए, उसकी वेजेस या फिर सैलरी क्या वो बढ़ जाए, ठीक है। और प्रोड्यूसर को दिक्कत भी नहीं होती, प्रोड्यूसर बोलता है ले भाई जो तेरा मन कर रहा है तू खुश रह, तेरे को 500 रुपए नहीं चाहिए, तेरे को 600 रुपए चाहिए तो ले, तू बढ़ा ले, सैलरी बढ़ा ले अपनी। तेरे को 5 लाख नहीं 6 लाख चाहिए, सैलरी बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं। 50,000 नहीं चाहिए, 60,000 चाहिए, सैलरी बढ़ा ले अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर क्या सोचता है कि वो अपनी वेजेस बढ़ा लेगा और सैलरी बढ़ा लेगा, तो वो क्या कर लेगा, ठीक है, अपनी ज्यादा डिमांड्स को या फिर अपनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस को या फिर अपनी ज्यादा कंजप्शन को फुलफिल कर पाएगा, अपने आप को ज्यादा सेटिस्फाइड कर पाएगा। इससे क्या होता है कि उसकी वेजेस या फिर सैलरी बढ़ जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोड्यूसर बोलता है ले भाई बढ़ा देता हूं तेरी सैलरी। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे उसकी वेजेस और सैलरी बढ़ेगी, प्रोड्यूसर क्या बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जब प्रोड्यूसर का बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो क्या करेगा, उसे ऐड कर देगा किसमें, प्राइसेस में, और तो क्या बढ़ जाएंगे, प्राइसेस। तो आप लोग कहना ही चाह रहे हो, देख रहे हो कैसे बेवकूफ बनाते हैं हमारा प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर सैलरी बढ़ा देता है लेकिन वहीं पे क्या बढ़ा देता है, उस गुड्स और सर्विस की प्राइस बढ़ा देता है। हुआ क्या, उस सैलरी में आप पहले भी उतनी ही कंजप्शन कर पा रहे थे, अभी भी उतनी ही कंजप्शन कर पा रहे हो। अब कई जने बोलेंगे भैया हम तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, भाई वो बात अलग होती है। मैं यहाँ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम या फिर सैलरी बढ़ने की बात कर रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कई लोग एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, ठीक है, एक्स्ट्रा हसल कर रहे हो, जिसकी वजह से उनके पास एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो रही है, वो बात अलग है, ठीक है, तो वो इस टर्म से रिलेट नहीं करती। लेकिन अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ती है सेम जगह पे, तो आपके खर्चे भी उस लेवल से बढ़ जाएंगे, आपकी इनकम पे कोई ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा। फिर आता है हमारे पास, तो इन्फ्लेशन खत्म हो गया। अब इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के इफेक्ट क्या होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस, वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइन करती रहती है, बिल्कुल सही बात है कि जो इसीलिए बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या जो वैल्यू 1 लाख रुपए की आज है, क्या वही वैल्यू 1 लाख रुपए की आने वाले 10 साल बाद होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जो वैल्यू 1 लाख रुपए की आज है वो आने वाले 10 साल बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी। आएगा समझ में, ये और कम हो जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं कि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू डिक्लाइन करती रहती है, मनी की वैल्यू डिक्लाइन करती है। और ऐसा क्यों होता है? इन्फ्लेशन की वजह से। आई बात समझ में? अरे इसी को टर्म में मैं समझाता हूं, जब मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाता हूं कि जब कोई बंदा किसी को लोन देता है ना, किसी को पैसे देता है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसका मेन रीजन यही होता है क्योंकि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। लोअरिंग हाउस होल्ड परचेजिंग पावर। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, मैं कम से कम चीजें परचेज कर पाऊंगा। इनकम बढ़ेगी तो सेम लेवल पे परचेज कर पाऊंगा, लेकिन अगर इनकम सेम लेवल से नहीं बढ़ रही है तो मैं कम चीजें परचेज कर पाऊंगा। आई बात समझ में? सपोज फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लो किसी की इनकम फिलहाल 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है, और उसके खर्चे भी सेम है 1 लाख रुपए पर मंथ। अब जो इन्फ्लेशन है वो मार्केट में आ गया 10% का, तो अब क्या हो गया, अब उसके पैसे की वैल्यू कम हो गई। अब उसे सेम लेवल पे खर्चा करने के लिए कितने से होंगे? 1,10,000 रुपए, है ना। अगर इन्फ्लेशन 10% से आया है, इसका मतलब है कि अब जो है, जो सामान वो 1 लाख रुपए में खरीदा था वो अब खरीदेगा 1,10,000 में, लेकिन उसकी इनकम का लेवल सेम है। पहले भी 1 लाख रुपए कमा रहा था, अब 1 लाख रुपए कमा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसे कहीं ना कहीं अपने कंजप्शंस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या तो अपनी इनकम बढ़ा ले, ठीक है। और अगर इनकम उसकी 1 लाख से 1,10,000 होती है तब उसका लेवल सेम रहेगा, जितना कंजप्शन पहले करता अब भी उतना ही कर रहा है, उसकी इनकम कुछ नहीं बढ़ी है। लेकिन अगर उसकी इनकम 1 लाख से 1,20,000 रुपए होगी, उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तब वो कंजप्शन एक्स्ट्रा कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं, अगर इनकम का लेवल इन्फ्लेशन से ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि आप लोगों की जो ग्रोथ है इनकम में वो काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पा रहे हो। और अगर इन्फ्लेशन रेट से कम हो रही है, इस बात का मतलब क्या है कि आपका पैसा कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है और आपको अपने प्रेजेंट कंजप्शंस में सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कई लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट है ना बेटर जगह करना पसंद करते हैं, ठीक है। चाहे मैं खुद का एग्जांपल लूं, मैं इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूं, बहुत सी जगह पैसा इन्वेस्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन कभी भी इस बात का ध्यान रखना, कभी भी मैं बैंक्स में पैसा रखना पसंद नहीं करता। बहुत कम, रेयर केसेस में मेरे बैंक में पैसा रहता है, मतलब रहता है एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा फंड हो तो उसे
अलग अलग जगह पे डाइवर्स करके लगाना चाहिए, खासकर बड़ी आई इन्वेस्टमेंट की, जो मैं समझाता भी हूं, जो मैं पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, आने वाली सीरीज बनाऊंगा मैं, चिंता मत करो। अभी तो फिलहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बना रहा हूं मैं, पर जैसे सीरीज खत्म होगी तो मैं उन सीरीज के ऊपर भी धीरे धीरे काम करूंगा। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सचेंज रेट इज नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इस बात का मतलब क्या है कि जो एक्सचेंज रेट है ना, इज नेगेटिवली इंपैक्टेड बाय एन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना, तो जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो कम होता रहता है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी सुना होगा ना कि डॉलर के हिसाब से हमारी रुपीस की वैल्यू कम होती रहती है, वो भी इसी का रीजन है। ठीक है, कि भाई लगातार महंगाई बढ़ रही है और हमारा जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू डॉलर कम होती जा रही है। अब आगे चलते हैं, एक नोट लिखवाया मैंने, सेवरल एलिमेंट्स दैट आर कंसर्न्ड विद सप्लाई एंड डिमांड कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं किसके, डिमांड और सप्लाई के, जो इन्फ्लेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और सबको पता है डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा मतलब क्या, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन के भी टाइप होते हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई, इन्फ्लेशन के भी टाइप होते हैं। पता है कौन कौन से? पहला एक तो होता है कोस्ट पुश। कोस्ट पुश का मतलब क्या है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर जाए। अब एक सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर बेवकूफ तो है नहीं, वो तो नहीं, वो यहाँ पे सोशल वेलफेयर करने के लिए बैठा है, सामाजिक कल्याण कि मैंने बनाया है मैं फ्री में बांटूंगा, ऐसा उसका कोई मोटिव नहीं होता। क्योंकि किसी भी बिजनेसमैन का सबसे पहला मोटिव क्या आता है? प्रॉफिट मोटिव, है ना। तो एक सिंपल सी बात है, अगर उसने सैलरी बढ़ाई है इसका मतलब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर गया है, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज किया इसका मतलब क्या है कि वो अपने गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को राइज करने वाला है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना, इसको बोलते हैं कॉस्ट पुश, एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ी है तो प्राइस को बढ़ाएगा, और प्राइस के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन जरूर बढ़ेगा। अब दूसरा जो है वो है फैक्टर डिमांड पुल। डिमांड पुल ये दूसरा फैक्टर आ जाता है। अब मान लो मार्केट में चीजें हैं कम, डिमांड कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जब डिमांड कर रहे हैं तो प्राइस राइज करेगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, अगर किसी के गुड्स और सर्विस की डिमांड हाईली हो जाती है तो जानता है कि भाई तू नहीं खरीदेगा तो मैं इसको बेच दूंगा, ये नहीं खरीदेगा इसको बेच दूंगा, ये नहीं खरीदेगा इसको बेच दूंगा। मतलब उसके पास, प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्राइस को हाई कर देता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, बहुत समझने वाले हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, it states that an increase in money supply will result in a rise of price level। ये मैं काफी बार बोल चुका हूं इस बात के ऊपर, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी बात करी थी कि जैसे ही मार्केट में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ती है, इसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई लॉन्च करती है। मनी सप्लाई अगर राइज करेगा तो मार्केट में किसी भी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ के ही मानेगा, और जैसे मनी सप्लाई कम होगा इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना। इस एग्जांपल देता हूं मैं, जो बार देता भी हूं बार बार, क्या कि जैसे मान लो आरबीआई आई, आरबीआई बोल रहा है कि मार्केट में जो है डिफ्लेशन चल रहा है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। आरबीआई बोली तुम लोन लो, इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर देती है आरबीआई। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, कोविड में आया था। जब कोविड, मतलब मैं अगर एग्जांपल 2020 का, उस टाइम कोविड में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट को हाई अमाउंट में कट किया था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इनकम के सोर्स थे नहीं, लोगों के पास था नहीं, लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें लगा था कि कहीं हमारी इकोनॉमी डिफ्लेशन में ना चली जाए, रिसेशन में ना चली जाए, जिसकी वजह से आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया। अब इंटरेस्ट रेट को कट देख लोग खुश हो गए, कह रहे अरे वाह इंटरेस्ट मिल रहा है, ना के बराबर ब्याज पे क्यों ना लिया जाए। ठीक है, क्योंकि लोगों को जरूरत भी थी, क्योंकि कंजप्शन रुका हुआ था काफी टाइम पीरियड से कोविड की वजह से, तो लोगों ने लोन पे पैसा उठाया, ठीक है, और चीजों को परचेज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई, और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से पैसा ज्यादा आया, फिर लोगों ने डिमांड फालतू की, डिमांड करने की वजह से इन्फ्लेशन राइज कर गया। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, इट स्टेट्स दैट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई विल रिजल्ट इन अ राइज ऑफ प्राइस लेवल व्हाइल मेंटेनिंग लेवल ऑफ आउटपुट अनचेंज। लेकिन आउटपुट लेवल क्या है? सेम है। क्योंकि देखो, अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई और साथ साथ प्रोडक्ट्स की सप्लाई बढ़ गई तो इन्फ्लेशन होगा ही नहीं। क्योंकि अगर सप्लाई बढ़ी है, मतलब डिमांड राइज किया, सप्लाई भी राइज कर गई है, जिसकी वजह से दाम जो है, रेट जो है सस्ते ही रहेंगे। लेकिन अगर हुआ क्या, डिमांड बढ़ गई बिना सप्लाई बढ़े, तो दिक्कत हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। अब क्या है, द मनी सप्लाई ग्रोज व्हाइल इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस। लेकिन मनी सप्लाई कम कब होती है? जब इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मनी सप्लाई ग्रोज, मनी सप्लाई तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है, तुम पढ़ चुके हो ऊपर। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। आरबीआई काम भी अच्छे से करती है कि अगर एक सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दिया जाए
ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे क्योंकि लोग पैसा लेंगे लोन पे, उसे इन्वेस्ट करेंगे बिजनेसेस में, अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट अ राइज इन आउटपुट। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बिजनेसेस आएंगे, तो वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे, चाहे वो गुड्स की करे, चाहे वो सर्विसेज की करे, और क्या राइज करेगा हमारा आउटपुट, आउटपुट राइज करेगा एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आउटपुट राइज करेगा तो सारे काम कंपनी के हमारे खुद तो नहीं करेगा ना, कि पैसा भी वही लेके आ रहा है, मजदूरी भी वही कर रहा है, प्रोडक्ट भी बना रहा है, नहीं, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉइज की, है ना, जो कम से कम रेट पे से काम करेंगे। तो इसकी वजह से क्या मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसके बाद है हमारे पास आज का आखिरी कंसेप्ट इस वीडियो का, जो है फ्लिप्स कर्व्स। अब फ्लिप्स कर्व जो है ना, प्रेडिक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन। तो जो फ्लिप कर्व का जो काम है, वो मेन काम क्या है, रिलेशनशिप दिखाना किसके बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन होता है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ एंड इन दिस यूनिट वी विल आल्सो एग्जामिन द फिलिप्स कर्व डिफर्स इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिनेरियोज। जो फिलिप्स कर्व है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिनेरियो में अलग अलग होता है, जिसकी मैं बात ऊपर ही कर चुका था जब मैं आप लोगों को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता रहा था। आई बात समझ में? मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करने वाले हैं इस लेसन नंबर 3 के अगले और बढ़िया कंसेप्ट्स के ऊपर, जहां पे हम फिलिप्स कर्व को काफी, ठीक है, बड़े लेवल पे डीप में स्टडी करने वाले हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।